हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, ऐसा आप लोग पता है हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और जिसके हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो हम लोग का लास्ट लेक्चर लेक्चर 4 था उसमें हम लोगों ने क्या कुछ सीखा था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और मोलर मास के बारे में। तो हमने आपको बताया भी था कि आपने बेटा मोल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन उसका हमने कोई रिवीजन किया था लास्ट लेक्चर में और देखा था कि मोल कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता है, कैसे मोल कॉन्सेप्ट जो है वो किसी गिवन अमाउंट का सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करता है। फिर उससे हमने आपको बताया था कि एक मोल सब्सटेंस का जो मास हुआ करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, है मोलर मास बोला करते हैं। ठीक है, फिर ये हम लोग पढ़ने के बाद हम लोगों ने शुरू किया था परसेंटेज कंपोजिशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर मान ली मेरे पास कोई गिवन कंपाउंड है तो उसमें कोई जो एलिमेंट हुआ करते हैं उसका कितना परसेंटेज है, और हमने इसके दो एग्जाम्पल से प्रैक्टिस किए थे। कौन कौन से, वाटर और इथेनॉल, है ना। हम लोगों ने इसमें देखा था, फॉर एग्जाम्पल वाटर में हमने देखा था कि वाटर की एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने परसेंटेज होती है या फिर ऑक्सीजन कितने परसेंट हुआ करती है। फिर हमने देखा था इथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने परसेंटेज में हुआ करते हैं, है ना। और लेक्चर का हम लोगों ने एंड किया था, वो किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो कि आपका एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। मैंने आपको बताया था एम्पेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला में क्या डिफरेंस हुआ करता है, क्या उनकी डेफिनेशंस हुआ करती हैं। और इस टॉपिक से आप 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको बस यही करना है, जब मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसके आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं ना। मैंने प्यास आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है तो आप कंपाउंड का वेट 100 ग्राम एज्यूम कर लीजिए, फिर उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ करता है उससे सबको डिवाइड कर देंगे, एक रेशियो बनेगा। उस रेशियो से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से हम लोग क्या निकाला करते थे, एन फैक्टर निकाल लेंगे। और एट द एंड आप लोग जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसको अगर आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमने आपको जितना भी बताया ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोगों को आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सो बच्चों, आप लोग स्क्रीन पर टॉपिक देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, है ना। तो अगर बात करते हैं, ये सब टॉपिक है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं हम लोग का मेन टॉपिक जो है वो है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री का मतलब क्या हुआ करता है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो हुआ करता है इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे मान ली मेरे पास कोई रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट्स जो है उनको आपस में किस रेशियो में कंबाइन होना पड़ेगा, या जो मेरे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो किस रेशियो में कंबाइन होंगे, है ना। तो इस स्टोइक्योमेट्री के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस टॉपिक के बारे में, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग की जो मेन आइडिया यहाँ पर लिखी हुई है क्या है, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं, इनको हम लोगों की डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिएजेंट दैट गेट्स कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। और सिंपल सी डेफिनेशन इस पर की मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास केमिकल रिएक्शन करी हमने और वो हमने कंप्लीट हो गई, तो कंप्लीट होने के बाद में आपका जो रिएजेंट कंप्लीटली यूज हो जाए, जो बचे ही ना बिल्कुल भी, वो आपका कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या था, वो आपके लिमिट में प्रेजेंट था, है ना। मतलब अगर मान लीजिए और होता तो शायद वो भी कंज्यूम हो जाता। लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ आ रही बात है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एक्सेस रिएजेंट की, तो आप समझ भी रहे होंगे इस चीज को। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें क्या लिखा हुआ था, रिएजेंट दैट रिमेन्स इन एक्सेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो रिएजेंट आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रह जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। अगर आपको समझ नहीं आया है तो हम लोग एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ये वाले रिएक्शन के बेस पे हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरे रिएक्शन लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ये अमोनिया की रिएक्शन हो जाता है तो इसका फ्लेवर प्रोसेस बोलते हैं और आप इसको सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे भी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे 1 मोल ऑफ N2 गैस कंबाइन होती है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। समझ आ रही बात सभी को। अब आप यहाँ पे एज्यूम करके चलिए, लेट से अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमने आपको एग्जैक्टली 3 मोल्स ऑफ H2 दिया होता। अगर मान लीजिए आपको रिएक्शन करानी है, ये तो हमने फिक्स कर दिया, हमने नाइट्रोजन आपको 1 मोल ही सप्लाई की है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने हाइड्रोजन गैस आपको 3 मोल सप्लाई की होती तो रिएक्शन में पूरी की पूरी 3 मोल यूज हो जाती। आपके पास क्या बचता, जीरो। क्योंकि ये रिएजेंट आपका कम्प्लीटली यूज हो चुका है, इसकी आपके पास अमाउंट नहीं बच रही है, तो ये आपके पास बचा ही नहीं है। दैट्स वाई इट विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट।
समझ आ गई बात है, क्योंकि आपके 3 मोल आपकी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट थी, रिएक्शन नीड थी 3 मोल हाइड्रोजन की, और वो यहाँ पे अपना सप्लाई की, वो सारी सारी यूज हो गई। तो डेफिनेशन भी बोलती है कि वो रिएजेंट जो आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोला करते हैं, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए हमने इसको आपको सप्लाई किया होता 5 मोल्स ऑफ H2 गैस, 5 मोल्स ऑफ H2 गैस, तो आपका क्या होता है, क्योंकि हमने ये तो फिक्स कर दिया, हमने आपको 1 मोल नाइट्रोजन गैस सप्लाई कर दी है, तो स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन से ही कंबाइन करेगी, तो रेशियो जो है इनका 1:3 जो है हमेशा मेंटेन रहने वाला है। तो क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन गैस तो है, ऑल्दो हमने जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमने 1 मोल नाइट्रोजन गैस ले ली, और दूसरी तरफ हम सप्लाई कर रहे हैं 5 मोल हाइड्रोजन गैस, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्टोइकियोमेट्री क्या होती है 1:3 की, तो इस वजह से आपकी जो 5 मोल हाइड्रोजन गैस है उसमें से सिर्फ 3 मोल्स ही यूज होंगे, बाकी के 2 मोल्स रिमेनिंग रह जाएंगे। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि आपके 5 में से सिर्फ 3 मोल यूज होंगे, बाकी 2 मोल क्या होगा एक्सेस में बच रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। सभी को बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो रिएजेंट आपका रिएक्शन में नहीं बचे, कंज्यूम हो जाए, वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाएगा एक्स्ट्रा वो कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। सभी को पसंद आ रही है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बताया था आपके ये टॉपिक जो है स्टोइकियोमेट्री, इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ पाएगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत किस टाइप के क्वेश्चन आया करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। सो बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आफ्टर कंबशन। मतलब ये पूछ रहे हैं कि मीथेन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि हमको 22 ग्राम ऑफ CO2 मिल सके। समझ आ रही बात सभी को है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सी इक्वेशन लिखेंगे जो आइडियल इक्वेशन को भी, मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास मीथेन गैस है और उसको हम लोग ऑक्सीजन या फिर एयर में बर्न करेंगे, तो वो क्या फॉर्म कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तुम लोग को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो 2 और +2 4, यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि आपका मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्शन करेगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बने और वाटर के 2 मोल्स बने। सभी को बात समझ में नहीं आ रही है। तो अगर हम इसी को इनके मोलर मास के टर्म्स में लेंगे, देखिए बहुत इजी तरीका यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास 2 तरीके हैं, अगर हम बात करते हैं देखिए डायरेक्ट मेथड के बारे में, तो डायरेक्ट मेथड आप देखिए हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं लेट से। देखिए अगर मान लिया हम इसको ऐसे जूम कर सकते हैं, अब बताइए देखिए 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना हुआ करता है, देखिए 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा था, मोलर मास है 12 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, एक है यहाँ पे कितने 4, तो 12 + 4 16 ग्राम्स। एक ऑक्सीजन का वेट कितना हुआ करता है 16 ग्राम, और है यहाँ पर कितने 2 2 सा 4, तो 16 4 सा 64 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स हमने आपको पहले ही बताया था, आपको इतना 9th 10th का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपको कम से कम 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, उनकी कन्फिग्रेशन, उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। और मैंने को बोला भी था कि 20 में से लगभग 15 एलिमेंट्स का मास उनके एटॉमिक नंबर का 10 डबल होता है। तो आप लोग एक बार से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको सब याद हो जाएंगे सारे के साथ, ठीक है। आगे देखिए एक कार्बन का मास कितना हुआ करता है 12 ग्राम, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 16 2 ज़ा 32, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 44 ग्राम्स, ठीक है। वाटर का देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन से यहाँ पे 2 आएंगे, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हुआ करता है 16, तो 16 + 2 18, एंड 18 2 ज़ा व्हाट 36। समझ आ रही बात नहीं आ रही है। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मीथेन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, मतलब हमको इसके मोल्स पता करने हैं ताकि 20 ग्राम CO2 बन सके। हम लोग को इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए 16 ग्राम CH4 आपको 44 ग्राम CO2 दे रही है ना। अगर आप दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि क्या चाहिए 22 ग्राम CO2, अगर डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 2 से, तो क्या बन जाएगा देखिए 8 ग्राम CH4 चाहिए होगा किसके लिए, 2 ग्राम ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2 के लिए। मेरे पास ये आ चुका है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसका जस्ट हाफ कर दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हुआ करता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए गिवन मास कितना है इसका 8, और इसका मोलर मास कितना हुआ करता है स्टूडेंट्स है 16, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा
0.5 मोल। मतलब ये है, अगर आप आधा मोल मीथेन गैस को कंबशन करेंगे तो आपको 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। समझ आ गई बात नहीं आ रही? तो स्टूडेंट्स इस वाले मेथड में हमने क्या किया, लास्ट में जाके नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। आप चाहें तो सीधे भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन के सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो क्या आएगा, नाइट्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड गिवन मास कितना हम लोग के पास है 22 ग्राम, एंड 22 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, ये देखिए लिखा है यहाँ पर है, कितना ये 44 ग्राम। तो अगर आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स। अगर नहीं आ गया मतलब हमको आधे मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है। समझ आ गई बात सर रिपोर्ट? अब आ जाते हैं हम इस रिएक्शन पे। देखिए हम इसको दूसरे क्लास से यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा, 1 मोल मीथेन गैस 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करती है ना। देखिए यहाँ पे क्लियर कट बात है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 मोल CH4 क्या करती है, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर हम आधा कर दें यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपका 0.5 मोल CH4, ये तो प्रोड्यूस कर पाएगी 0.5 मोल CO2। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? तुमको पता तो चाहिए था कि आपकी 0.5 मोल CO2 कब प्रोड्यूस होगी, जब आप 0.5 मोल CH4 को कंबशन करेंगे। समझ आ गई बात नहीं आ रही है? तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, मतलब दो मेथड्स है। लेट्स से ये मेरा फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है वो वाला फॉलो कर सकते हैं। सभी को समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अगर आप चाहें तो वीडियो को डिवाइड करके दोबारा से दोनों मेथड्स इन्वॉल्व देख लीजिए, आपको जो ज़्यादा ईजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। समझ आ रही बात नहीं आ रही? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि बेस्ड होगा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपका लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आपको एनसीईआरटी में भी ऐसे काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर है, 50 kg ऑफ N2 गैस एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स टू प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पर ये गलती से NH3 है, इसको आप ऐसे लिखिए। ठीक है, NH3 यहाँ पर 3 सब्सक्रिप्ट में आएगा NH3। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 गैस फॉर्म्ड, ऑल्सो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन। कह रहा है कि अगर मान लिया मेरे पास 50 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, अगर उसको हम लोग 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस 10 kg हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास कितने अमाउंट है, फिर कितने kg अमोनिया गैस फॉर्म होगी। और हमें ये भी पता करना है इनमें से रिएजेंट कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल मेरे पास जो नॉर्मल रिएक्शन होनी चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए थी, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये मेरे पास आइडियल रिएक्शन होनी चाहिए थी। तो अगर हम बात करते हैं इसके हिसाब से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लीजिए। जितनी आपको क्वांटिटी गिवन है ना, सबके आप लोग क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले आप पर नाइट्रोजन दिया गया, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ N2 गैस। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, देखिए ऊपर क्या लिखा है 50 kg, यानी 50 इंटू, और इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा ग्राम में डिवाइडेड बाय। अब एक नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हुआ करता है बच्चों, वेरी गुड 14 ग्राम्स। अब उसका क्योंकि हमारे पास N2 गैस है तो 14 टू सा 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरा मोल में आएगा यहाँ पर। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए 4 से चला जाएगा ये, तो 4 7 टाइम्स, 4 टू ज़ा 5 एंड 0 इतना आ जाएगा। तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा 25 5 ज़ा 125 और 2 0 आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 7। तो हम यहाँ पे इसको अलग से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7 से लेट से हम लोग डिवाइड करते हैं 12,500 को, तो ये जाएगा 1 टाइम 7 मतलब 7, 5 रिमेनिंग, 7 7 ज़ा 49, 6 रिमेनिंग, 7 5 ज़ा सॉरी 7 8 ज़ा 56, 4 रिमेनिंग, 0 उतारेंगे यहाँ पर, 7 5 ज़ा 35, 5 रिमेनिंग, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे और लास्ट में क्या जाएगा 7 टाइम्स आएगा। हम इसको भी तो यहीं पे रखते हैं, क्या है हमारे पास में 785 1785.7 मोल्स। समझ आ गई बात है, तो हमने डिवाइड कर लिया। अभी हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए इसे हम लोग के पास कितने हैं 10 kg हैं, फिर से 1 kg में 1000 ग्राम्स हुआ करते हैं, ये आ गया मेरे पास में। और एक हाइड्रोजन का बेटा मोलर मास कितना हुआ करता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 ग्राम्स। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पता से कितना आ जाएगा, कौन बताएगा ये, वेरी बिग 5000 मोल्स।
अब देखिए यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, बहुत बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, मतलब आप दिमाग में भी कर सकते हैं लॉजिकली। देखिए हम लोग को लिमिटिंग रेंज पता करना है, और लिमिटिंग रेंज क्या हुआ करता है, जो पूरा पूरा कंज्यूम हो जाए। समझ आ रही बात है? अब देखिए बेटा, अगर हम इसको दूसरे वाले स्लाइड पर दिखाते हैं, अगर आप इस रिएक्शन को बस केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 रेशियो में कंबाइन करना पड़ेगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही? अब मेरे पास ध्यान समझेंगे। देखिए अगर मान लिया मेरे पास इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, मतलब हमको ये फिक्स कर दिया हमने, तो हमको इसका जस्ट ट्रिपल टाइम्स हाइड्रोजन चाहिए होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जितने मोल आप हाइड्रो नाइट्रोजन लेंगे उसका जस्ट ट्रिपल आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा। अगर मेरे पास 1785, अगर आप इसको नियर अबाउट लेट से आप इसको 1800 भी इमेजिन कर लोगे, तो जस्ट इसका ट्रिपल हमको ये चाहिए होगा। और इसका ट्रिपल बेटा कितना हो जाएगा, 5400। पर क्या मेरे पास इतनी सप्लाई अवेलेबल है? मेरे को रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, 5400 आपका हाइड्रोजन गैस चाहिए, पर हमें सप्लाई कितनी दी गई है, 5000। मतलब मेरे पास 400 मोल कम पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड हो गया कि नहीं हो गया? मतलब मेरी रिक्वायरमेंट 5400 की थी। अगर मान ली फॉर एग्जाम्पल आप गए कोई चीज़ बाय करने के लिए मार्केट में गए, और मान लीजिए वो चीज़ आपकी महंगी हुई, तो होगा क्या कि जितने बचे हुए पैसे वो तो कम सारे स्पेंड हो गए, पर आपको और रिक्वायरमेंट हो गई, आपकी लिमिट लग गई ना वहाँ पे एक तरीके से। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस 5400 रुपये है, पर आपके पास है 5000 रुपये ही, तो क्या हो गया, 400 रुपये के पास कम पड़ रहा है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग एजेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आपकी जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन लिमिटेड है, दैट्स वाई इट इज अवर लिमिटिंग एजेंट। तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, इसका आंसर हम लोग को मिल चुका है कि हम यहाँ पर लिख देंगे H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आ गई सभी को, बात नहीं आ रही है? तो अब ध्यान रखेंगे बस कितना अगर आपने स्टेप कर लिया है, क्या हमने पहले किया, सबको आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ये पता कर लीजिए आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और आगे की जितनी कैलकुलेशंस है आपको सब लिमिटिंग रिएजेंट से बेस पे ही करनी है। समझ आ रही बात सभी को? आधा काम हम लोग को ऑलरेडी हो चुका है। हम क्या करेंगे, इस वाली स्लाइड को यहाँ पे क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका इस स्लाइड पे है ज़्यादा बेटर है नेक्स्ट स्लाइड से। ठीक है, तो क्या करते हैं, सभी लोग उसको क्लियर कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, लोगों ने देख लिया था कि हाइड्रोजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब अगर हम दोबारा से एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, क्या तीनों N2 प्लस 3H2 गैस 2NH3। हमने आपको बोला भी है कि आपको अब जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सब लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे ही करनी है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए उससे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 मोल H2 2 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करता कि नहीं करता? सिंपल यूनिटरी मेथड है कि 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस हमको 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करता है। तो बताइए बेटा, 1 मोल हाइड्रोजन गैस में कितना अमोनिया प्रोड्यूस करके देगा, 2/3, यानी 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करके देगा कि नहीं देगा? वेरी गुड। अब हमारे पास थे कितने, आपने पीछे देखा था हमारे पास अवेलेबल कितने हाइड्रोजन के मोल्स थे, 5000। तो इसी टाइप से 5000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल अमोनिया निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से। तो मेरे पास आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 5 2 10, यानी 10,000/3। तो आपका आंसर आएगा 33.33 मोल्स ऑफ वॉट, अमोनिया। सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो मेरे पास इतने मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस होगी, पर हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट। अमाउंट मतलब आपको गिवन मास पूछ रहा है, तो वेरी गुड, हम लोग के पास गिवन मास तो वही करता है। कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला से। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने, 33, 33.33। हम लोग के पास गिवन मास है, और मोलर मास अमोनिया का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 प्लस 3 हाइड्रोजन से आ जाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 70। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू विल बी इज इक्वल टू नियर अबाउट 56.6 kg। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो किसी को आप लोग और वेरीफाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है ना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में एक और मिल जाएगा, पर उसमें थोड़ी वैल्यूज डिफरेंट है। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले वो क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। समझ आ रही बात सभी को? तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और प्रश्न हो जाएगा। अगर आप उसको दोबारा से छोटे से शॉर्ट में रिवाइज करवाना चाहेंगे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं आप उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। नंबर ऑफ मोल्स में आप स्टोइकियोमेट्रिक हेल्प से, मतलब बेसिक रेशियो के अंत से आप पता कर लो कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, उसके बाद जिस सिंपल हम ऐसे यूनिटी मेथड लगाया ना कि कितने मोल हाइड्रोजन से कितने मोल अमोनिया आते बंद से निकाला, सिंपल यूनिटी मेथड लगा करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, उससे आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा।
सभी को बात समझ आ गई नहीं आ रही है? तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने देख लिया कि आपका लिमिटिंग और एसेस रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर का हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। सो बच्चों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग का टॉपिक कौन सा हम लोग को पढ़ना है? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऐसे हम लोगों ने आपको सिखाया था ना कि आपका परसेंटेज वो हुआ करता परसेंटेज कंपोजिशन है, इसी प्रकार से मास परसेंटेज है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है इसका। अगर हम बात करते हैं मास परसेंटेज, सबसे पहली बात आप लोग को ध्यान कर रखनी है, ये बड़ा डिफाइंड होता है जनरली किसके लिए? सॉल्यूशंस के लिए। और आपको पता है सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट हुआ करते हैं, कौन कौन से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या हुआ करता है? वो कंपोनेंट जो आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोला करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये हम लोग को पता है ऑलरेडी। ठीक, अब अगर मान ली हम बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में है, उसका फॉर्मूला हुआ करता है, ऊपर आएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि परसेंटेज की बात हो रही है, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? मास ऑफ सोल्यूशन। मतलब आपका टोटल मास ऑफ सोल्यूशन जो वो आ जाएगा। समझ आएगी बात सभी को है? तो ये मेरा फॉर्मूला रहेगा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बहुत जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन उसको सॉल्व करके कोशिश करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर है? अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए हमारे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर, हमारे पास क्या है? ये मेरे पास है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मेरे पास लिखा है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। बस इतना हम लोग पता होना चाहिए था, हम लोग अब निकाल लेंगे क्या आएगा? मास परसेंटेज इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर क्या डाला? मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता है कितना है? 2, मल्टीप्लाइड पर 100 तो फॉर्मूले में हुआ करता है, डिवाइडेड बाय। अब देखिए हमारे पास 18 ग्राम वाटर था, 18 ग्राम मेरे पास पानी था, हमने इसमें 2 ग्राम सब्सटेंस ए डाल दिया, तो 18 ग्राम तो पहले से वजन था, और 2 ग्राम दस का सब्सटेंस ए का, तो टोटल सोल्यूशन का मास कितना हो गया? 20 ग्राम। तो अब हम लोग 20 ग्राम पुट कर देंगे। देखिए 2 10 टाइम्स और 0 0 कैंसिल, हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी बेटा? 10%। सभी को समझ आ रही बात नहीं आ रही है? तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम लोग बस यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोगों का होगा वो हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में। बाहर से न्यूमेरिकल्स आपके पास श्योर शॉर्ट आएंगे, और वो टॉपिक्स आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही हैं, क्योंकि उसमें आपको बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स पे मेन फोकस रहता है आप लोगों का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का लास्ट होगा इस चैप्टर का, जरूर से एंड कीजिएगा। आज के लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कब तक मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो।